आपका स्वागत है। आज के इस विशेष मसला कार्यक्रम में हम आपके सामने जो विषय लेकर आ रहे हैं वो एक बहुत देश का ज्वलंत मसला है। आप जानते ही हैं, सर्वविदित है कि 5 स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और पिछले लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया में जो चुनाव जिस जरिए मतदान होता है उसको लेकर पिछले कुछ समय से ईवीएम मशीन जो है उसके ऊपर भी अपोजिशन से बहुत सारी आपत्तियां उठती आ रही हैं और ख़ास तौर पे पंजाब में पहली बार विधानसभा के भीतर भाजपा के पूर्व सांसद रहे और आजकल जो विधायक हैं पंजाब में कांग्रेस टिकट पे बने हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने विधानसभा में ये एक स्वर बुलंद किया कि इस बार के जो चुनाव हैं वो ईवीएम की बजाय बैलेट से होने चाहिए। तो हम इस विशेष मसले को लेकर कि ईवीएम के पीछे ईवीएम का यहाँ आना कैसे हुआ, हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस सारी चुनावी प्रक्रिया की समझ रखने वाले इसके विशेषज्ञ एडवोकेट परमिंदर सिंह विक साहब, आपका स्वागत है मेट्रो इस कार्यक्रम में। विक साहब, हम यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि लंबे समय अभी, क्योंकि हम 75 साल हमारे 75 ईयर्स हमारी डेमोक्रेसी हो जाएंगे, हमारी आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे और सारा देश इस 75 साल का जो एक वर्षगांठ की 75वीं है उसको मनाने के लिए बहुत उत्साह में है। और अगर हम इस सारा 75 साल का सफ़र देखें डेमोक्रेसी का, तो इसमें ये एक बड़ा रिफॉर्म था ईवीएम का आना, बैलेट से आकर बैलेट के दौर को जो भी हमने देखा फिर ईवीएम आई। तो मेरा आपसे ये मेरी आपसे आग्रह है, मेरी विनती है कि आप सबसे पहले जो है हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ईवीएम का बैलेट के बदल के रूप में आने का इतिहास हमारा कहाँ से शुरू होता है और ऐसा क्यों हुआ। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये एक एनवायरनमेंट को सामने रख के तो कुछ मजबूरी थी वहाँ हमारे हिंदुस्तान में। बूथ कैप्चरिंग उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था पेपर को बचाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पेपर की वो इतनी नहीं है, बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। इन्वायरमेंट का इशू था और एक अल्टरनेटिव जो मोड जिस तरह एक बदल जो ढूंढा जा रहा था वो पेपर बैलेट का बदल ईवीएम। जैसे हम जानते हैं कि राजीव गांधी जो थे उनको हिंदुस्तान में कंप्यूटर लाने का एक श्रेय जाता है कि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, देश को अग्रसर बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है, उनका एक माना जाता है। तो ईवीएम भी उन्हीं की देन है। ईवीएम सबसे पहले 1988 में 1988 में कांग्रेस के राज के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुई थी। और पहली बार ये किस जगह पे, लोकसभा में सबसे पहले ये लोकल इलेक्शन थी केरला की, वहां पर इसको यूज किया गया था। और लोकल इलेक्शन से आपका तात्पर्य केरला के अंदर इसको यूज किया, लोकल बॉडी लेवल के जो चुनाव वहां पर इसका ट्रायल किया गया था। और उसके बाद ये 1988 के अंदर जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें हमारे जो सेक्शन है 59 से लेकर 61 तक वो बैलेट पेपर, बोर्ड ऑफ इलेक्शन इसके साथ डील करते हैं। और 1988 के अंदर सेक्शन 61A इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके साथ ये जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली थी ईवीएम को। ये सेंट्रल एक्ट है। तो अभी ये एक्ट क्या कहता है कि तमाम चुनाव जो हैं, जो लोकल बॉडी से लेकर लोकसभा तक के जो चुनाव हैं और यहाँ तक कि राज्यसभा के जो हमारे अप्रत्यक्ष चुनाव भी होते हैं उसमें भी क्या ये अब ईवीएम ही यूज हो रहा है। तो देखिए, राज्यसभा के जो चुनाव हैं उनमें ईवीएम की जगह इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, वो वहां पर पेपर बैलेट भी यूज कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी की बात है, ये जे जयललिता जो सर्ववासी सीएम हैं तमिलनाडु की, उन्होंने एक पीएल मूव की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका हम जे जयललिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को 2002 का सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना था कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्वेश्चन है वो तो खत्म हो चुका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसके अंदर अपना फैसला दे चुके हैं ईवीएम के पक्ष में। जी, वो ईवीएम जो है हमारी चुनावी प्रक्रिया के लिए एक फिट डिवाइस के रूप में पहले ये ट्रायल किया गया था कि हर विधानसभा के अंदर एक बूथ के अंदर इसको यूज किया गया था, हर लोकसभा के अंदर एक बूथ के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से यूज किया गया था। जब वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो 2003 के अंदर ये एक व्यापक लेवल पे पूरी जो चुनाव प्रक्रिया के अंदर
वो ईवीएम ईवीएम बैलेट का स्थान ले लिया। वो बैलेट के जो बक्से थे जब वो ये 2003 में रिप्लेस हो गए 2003 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। उसका जो मेन रीजन था कि एक तो जो बैलेट पेपर हैं वो उनका छपवाना पड़ता था, उनकी सिक्योरिटी टाइम कंज्यूमिंग था, पैसा भी बहुत लगता था। फिर जब गणना में जाते थे, जब उसकी गणना होती थी तो गणना में जाते थे। जो मेन रीजन था वो था कि क्रिमिनलाइजेशन, तो बूथ कैप्चर हो जाने या जो ये बैलेट पेपर का जो सिस्टम था ये इतना कन्वीनियंट नहीं था, एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा था। 75 के बाद जो है 77-78 के बाद तो मेरा ख्याल भारतीय जो राजनीति है इसमें क्रिमिनलाइजेशन मसल पावर का बहुत ज्यादा रोल आ गया था। तो उसके बाद ये उसी के कारण ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तो 2-3 कारण थे। एक तो जो आपने अभी बात की वो, दूसरा ये था कि हम बदलाव की तरफ जा रहे थे और हम एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे थे इसके अंदर। तीसरा ये रीजन था कि एनवायरमेंट जो बैलेट पेपर है इलेक्शन के लिए एक पूरे जो पेपर फ्री इलेक्शन यानी कि पेपरलेस इलेक्शन का कंसेप्ट था कि हमें जो है पेड़ ना काटने पड़े, जंगल ना काटने पड़े, हमारे जंगल बचे एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अगर कहें कि पर्यावरण संरक्षण इसका ये भी एक बड़ा पहलू था, एक बहुत बड़ा पहलू था जिसके कारण ये चीज इंट्रोड्यूस हुई। सब जैसे आपने ये 3 कारण बताए, इसकी वजह से बड़ा रिफॉर्म के रूप में ईवीएम आई और आसानी हो गई। मेरे ख्याल से खर्चा भी बचना शुरू हो गया क्योंकि जब टाइम कंज्यूमिंग कम हो गई बात का जो उसमें कुछ ना कुछ खर्च भी शायद जो है सरकार जो चुनाव का कन्वीनियंस बढ़ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ा रिफॉर्म हुआ। लेकिन ऐसे ही एक बड़ा बदलाव हुआ, मैं उस रिफॉर्म्स की दृष्टि से उस बदलाव में कहूँगा एक परिवर्तन आया देश की राजनीति में, जब एक ऐसा दल उभर कर देश की राजनीति के देश के केंद्रीय सत्ता पर काबिज हुआ और धीरे धीरे ऐसे दिखने लगा कि केंद्रीय स्तर पर जो है वो अपोजिशन ही लगभग खत्म होती चली जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में एक चुनाव के दौरान ये आवाज उठती है विपक्षी दल की ओर से कि ये ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हुआ है, और फिर उसके बाद ये स्वर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, ये चीज तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके साथ हम जो हमारी पूरी की पूरी चुनाव पद्धति है वो एक शक की नजर से देखी जाएगी। अब लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज एक मासेस के अंदर घर कर जाए कि जो हमारा इलेक्शन है वो न्यूट्रल ही नहीं है, वो ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी के साथ ही हाईजैक किया जा रहा है, तो अब इसकी जो विश्वसनीयता जो है वो उसके लिए सरकार को और इलेक्शन कमीशन को और पॉलिटिकल पार्टीज को काफी काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इश्यूज क्रिएट किए गए हैं या डाउट्स क्रिएट किए गए वो हमारी संस्था जो चुनाने वाले नेता हैं उन्होंने नहीं क्रिएट करती है। यही बड़ी बात है। अब उसके अंदर कोई असल में कोई घपला है या नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी के साथ जो लेकिन एक संदेह पैदा करने में वो एक हद तक जो है जिन लोगों ने ईवीएम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया वो कहीं ना कहीं ये एक संदेह पैदा करने में कामयाब हुए। क्योंकि आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं, निश्चित तौर पे आपने ईवीएम के बारे में तकनीकी जानकारी भी आपके पास होगी। आपको लगता है कि ईवीएम मशीन में ऐसा हो सकता है जो लोग कह रहे हैं? दावे के साथ तो हम नहीं कह सकते इस चीज को, क्योंकि कई तर्क ऐसे भी दिए जा रहे हैं कि बहुत सारे विकसित देश फिर से बैलेट पे आ गए हैं। ये भी तर्क, ये ऑब्जेक्शन खड़ी करने वाले ये तर्क भी है। जब कोई इलेक्शन हारता है, क्योंकि मैं तो चलो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन पिटीशन से भी हम डील करते हैं, वो जब कोई इलेक्शन हारता है तो वो कई तरह के बहाने भी बनाता है अपनी पॉलिटिकल जमीन को बचाने के लिए। ईवीएम भी उनमें से एक बहाना है, डिफेक्ट है नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां आज राजसी हाशिए पे हैं उसका कारण वो खुद है, उनकी नीतियां भी हैं। हम सिर्फ ईवीएम को दोष दे दें वो भी सही नहीं है, क्योंकि ईवीएम के अंदर जो डिफेंस दिया जाता है इलेक्शन कमीशन का कि ये किसी तरह से भी उसके अंदर कोई नेटवर्किंग जो है या कोई इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है, ना उसके अंदर ब्लूटूथ है, जो टेक्नोलॉजी के साथ जो जानते हैं लोग वो समझते हैं इस चीज को। उसकी जो आउटपुट है वो उसके अंदर यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है, उसी से आउटपुट निकलेगी। जो इनपुट है उसके अंदर जो बटन लगे हुए हैं जिसके साथ वोट कास्ट होती है। मैं आपको ये बताऊं कि एक ईवीएम जो है उसके अंदर 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 5 वोटें कास्ट हो सकती है। ठीक है। मैक्सिमम 20 सेकंड जो है उसका जो कंट्रोल है वो चुनाव अधिकारी के पास है। अगर वो वहां से ओके करता तभी हम उसमें मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर पुरानी दौर में जाएं तो जब बूथ कैप्चरिंग भी हो जाती थी जी, तो फिर भी उतनी तेजी से जैसे बैलेट पेपर यूज हो जाता था मशीन को यूज नहीं किया जा सकता। इसमें वो चीज मशीन को यूज नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। कैसे भी मिली भगत हो जाए
जी बूथ कैप्चरिंग भी हो जाए, फिर अब भी चाहिए इस क्या स्पीड से अब नहीं हो सकता। अब उस डाउट को जो क्रिएट हो रहा है उसका कारण क्या है? आगे क्या होता था कि आज अगर इलेक्शन हुई है तो शाम तक या अगले दिन तक उसकी गिनती हो जाती थी, तीसरा दिन भी हो जाता था, तीसरा दिन भी हो जाता फिर कई बार रिकाउंटिंग होती थी तो और बड़ी मुश्किल आती थी। मुश्किल आती थी, लेकिन वो जो काउंटिंग थी ना वो हो जाती थी। अब क्या हुआ, सरकार ने खुद ही महीना महीना 2-2 महीने ईवीएम रखनी शुरू कर दी। जैसे पंजाब के पिछली बार इलेक्शन थे, कई हफ्ते ईवीएम को स्टोर किया हाँ, इवन हमारे यहाँ लोकल बॉडी के चुनाव में तो पहले उसी दिन शाम को हो जाते थे जगह जगह जी। अब इवन ईवीएम से भी होने लगे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि ईवीएम मशीनों को भी कई दिन तक इकट्ठी जो प्रॉब्लम्स बैलेट के अंदर थी वही, जबकि कहा यह गया था कि ये जहां पर ईवीएम लगी है वहां पर उसी वक्त इसकी काउंटिंग हो जाएगी। अब कई बार आता था ईवीएम बदल दिए गए, ईवीएम के अंदर कोई प्रोग्राम के अंदर चेंज कर दी। देखिए वो कसूर ईवीएम का नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि इस संदेह का जो आधार है वो ये व्यवस्था में जो प्रॉब्लम है, व्यवस्था में ईवीएम को जब ये तय था कि जब चुनाव होगा उसी दिन शाम को वहां पे गिनती हो जाएगी, या एक रात के बाद सुबह हो जाएगी, लेकिन अब ये जो दिन डाले जाते हैं उसमें लोगों को संदेह पैदा होता है कि जो सबसे पहले इसके अंदर डिफेंस दिया गया था ईवीएम को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहा था कि इसके अंदर एक इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि मतलब आपने लगभग ये इस बात की तकनीकी दृष्टि से जो चुनाव आयोग के माध्यम से आप तक आई है या आपने उसके ऊपर स्टडी भी किया है, तो एक चीज तो आपने स्पष्ट की कि ईवीएम में ऐसी कोई संदेह होना बहुत ज्यादा आप उसके ऊपर पुष्टि नहीं उसकी कर सकते, वो आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम है। इसलिए लेकिन एक बात और है, क्योंकि हमारा देश जो है वो प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो डेमोक्रेसी का अगर हम एक कल्पना करें कि जिसका डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है उसमें यह है कि लोग उसमें सर्वोच्च हैं, लोग जैसे हम वोट डाल के चुन के आते हैं, लेकिन जब ऐसे संदेह पैदा होते हैं तो इसमें अगर देखिए एक जो जीत रहे हैं वो तो निश्चित तौर पे जीत रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी, जिस विधानसभा की मैं अभी बात कर रहा था अपने पंजाब प्रदेश की, इसकी जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है, हालांकि ये अपोजिशन है केंद्र में, लेकिन ये भी तो उसी ईवीएम से चुन के आई है, ईवीएम लेके ये लोग और यहाँ लेके भी यही लोग आए हैं। और इसी विधानसभा में नवजोत सिंह सिद्धू जो कभी उस खेमे में थे, जो इस समय जिनके राज की वजह से अपोजिशन शोर मचा रही है, वही कहते हैं कि ईवीएम को बदलाव लाना चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या ये अधिकार पॉलिटिकल पार्टियों का है ईवीएम को या बैलेट पेपर को यूज करना है? क्या आपको नहीं लगता कि ये अधिकार तो मतदाता का होना चाहिए? चुनाव आयोग मतदाता से पूछे भाई, आप जब संदेह पैदा हो गया तो आप दोनों में से, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी वॉइस किसी मतदाता ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे ईवीएम पे संदेह है या मैं ईवीएम का प्रयोग नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ संदेह ना भी हो, अगर मतदाता कहता है कि हम ईवीएम के माध्यम से वोटिंग नहीं करेंगे तो ये अधिकार तो मतदाता है। लेकिन अभी लेकिन अब जब ये ऐसा माहौल खड़ा हो गया, ऐसा संदेह खड़ा हो गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में जो है, जब हम प्रजातांत्रिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सेटअप है अपना, तो इसमें जनता कहाँ है? जनता से पूछा मैं थोड़ा सा इसके अंदर को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू या कई पार्टियों डिमांड कर रही हैं इसको, सिस्टम को चेंज करने के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, बंगाल है, केरला है, इन्होंने कुछ अपनी विधानसभा के अंदर मते ले भी आए हैं और पास भी कर दिए हैं कि ईवीएम की जगह बैलेट से इलेक्शन करवाई जाएगी। देखिए इलेक्शन कमीशन दो तरह का है। अच्छा, कुछ विधानसभाओं में ये पास कर दिया है, महाराष्ट्र ने पास कर दिया, लेकिन देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। जो इलेक्शन कमीशन है वो उनकी बनकर दो तरह की है। एक है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट की सबऑर्डिनेट इलेक्शंस हैं उनके साथ डील करते हैं, जैसे पंचायत है, नगर कौंसिल है, नगर निगम है। उसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा की इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। अब जो ईवीएम को यूज करना ना करना वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो है मैटर, वो तो सरकार, जो राज्य सरकार वो डिसाइड करेगी। जो लोकसभा के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो दो ये जो इलेक्शन कमीशन है इनकी जो अथॉरिटी है बिल्कुल डिफरेंट है। तो लोकसभा, विधानसभा की जो इलेक्शन है उसके अंदर इसको लाने के लिए, ईवीएम को हटा के बैलेट लाने के लिए 61A को रिपील करवाना जरूरी है। वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है। मतलब अगर विधानसभाओं को भी इसके लिए ईवीएम में को छोड़ के बैलेट में जाना पड़ेगा जी, तो उन्हें ये प्रस्ताव पास करके विधानसभा में, लोकसभा में भेजना पड़ेगा। लोकसभा ही इसको जो है वो कर सकती है, लोकसभा के बाद राज्यसभा, मतलब पार्लियामेंट ही इसको जो राज्य स्तरीय चुनाव योग है, राज्य चुनाव योग है, हाँ जी, उनकी ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। नहीं, ये उसकी जुरिस्डिक्शन में ना, ये चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का। नहीं, विधानसभा और लोकसभा की जो इलेक्शंस हैं
पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की जो इलेक्शन है वो वो मैं election- विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सर विधानसभा का कुछ मता पास कर भी देती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए अगर विधानसभा मता पास कर देती है, प्रस्ताव जी। पास कर देती है, तो जी। फिर इलेक्शन कमीशन उसके लिए बाउंड नहीं है। नहीं बाउंड है सर, बिल्कुल बाउंड है। इसका मतलब है कि ये केंद्रीय शक्ति है, ये केंद्रीय शक्ति है विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो इसका मतलब विधानसभाओं में प्रस्ताव पास करने का कोई औचित्य नहीं है, उसका नहीं। मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब ये ऐसा संदेह पैदा हो जाता है, जब मैंने आपसे पहले बात की, संदेह पैदा हो जाता है, तो उस संदेह को दूर करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि इसमें मतदाता की भी भूमिका होनी जी, चाहिए? सरकार को या चुनाव आयोग को मतदाता से पूछना चाहिए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं, बैलेट से चाहते हैं? देखिए उसका एक ही सोल्यूशन है, जैसे हमने एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रेफरेंडम करवाया था जी। ये जितना जो मैटर है ये हमारे लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र के भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ मैटर है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सब स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठे एक रेफरेंडम जो है वो करवाएं। बहुत अच्छे विक साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से कि ये जैसे सारे स्टेक होल्डर जो हैं उनसे राय करके सरकार वैसा ही करे जैसे उसने एजुकेशन पॉलिसी में जन राय लेने की